तो है गाइस, कैसे आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली टेररिस्ट अटैक के बारे में, लाल किले के पास हुए अभी बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में। आप लोगों ने पहले से ही न्यूज़ वगैरह में, वीडियोस में या फिर न्यूज़पेपर में पहले ही देख लिया होगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन जो सारी चीज़ें हैं, इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई और इस काम को कैसे अंजाम दिया गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन सब की शुरुआत होती है जब पंजाब पुलिस 9 अक्टूबर को बब्बर खालसा टेरर मॉड्यूल के 2 लोगों को अरेस्ट करती है, जिनके पास तकरीबन 2.5 किलो आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस मिलते हैं, जिसके चलते जो सीक्रेट एजेंसीज थी वो थोड़ा सा अलर्ट पर आ जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें कोई आम बात नहीं है। और असली कहानी तो अब शुरू होती है जब 18 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में कुछ पोस्टर लगे हुए मिलते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ था कि पुलिस, मिलिट्री और आम लोग यानी कि हिंदुओं को जान से मारने की धमकी लिखी हुई थी। सीक्रेट एजेंसीज को ये लगा कि ये सब जो चीज़ें हो रही है वो कोई आम चीज़ नहीं है, कुछ तो बड़ा करने की प्लानिंग चल रही है इंडिया में। इसके बाद जो सीक्रेट एजेंसीज थे वो अलर्ट पर आ जाती है और इन सब चीज़ों के पीछे जितने भी लोग हैं उनकी तहकीकात शुरू कर देती है। और तहकीकात के दौरान वो एक बंदे को पकड़ती है जिसका नाम है मौलवी इरफान। मौलवी इरफान की इंटेरोगेशन के दौरान एक और आदमी का नाम सामने आता है जिसका नाम है डॉक्टर आदिल। डॉक्टर आदिल सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अनंतनाग हॉस्पिटल में काम करते हैं। जब जम्मू कश्मीर पुलिस और एजेंसीज वहां पर पहुंचती है डॉक्टर आदिल के पास और उनकी तहकीकात शुरू करती है, तो वो देखती हैं कि डॉक्टर आदिल के लॉकर में AK-56 जैसी बंदूक मिलती है। जिससे क्या होता है कि एजेंसीज का जो शक था वो अब यकीन में बदल गया कि इंडिया में कुछ तो बड़ा करने की प्लानिंग चल रही है। डॉक्टर आदिल से पूछताछ के दौरान एक और आदमी का नाम सामने आता है जिसका नाम है मुजम्मिल अहमद, जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। जब एजेंसीज उनके वहां पहुंचती है और तहकीकात शुरू करती है तो उनके पास तकरीबन 350 किलो आरडीएक्स एक्सप्लोजिव मिलते हैं। इन सभी लोगों की पूछताछ के बाद एक और इंसान का नाम सामने आता है जिसका नाम है डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही काम करती है और जब उनके वहां पहुंचती है, उनको गिरफ्तार करती है, तब उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर शाहीन ही इस सब के पीछे मास्टरमाइंड थी और उनका ही प्लानिंग वो कर रही थी। और इंटेरोगेशन के दौरान उन्हें ये भी पता चलता है कि डॉक्टर शाहीन जो है वो टेलीग्राम के थ्रू पाकिस्तानी टेररिस्टों से कांटेक्ट में थी। ये सब चीज़ें इतनी बड़ी तरीके से क्रिएट कर रहे थे कि आप लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं होगा कि इस देश में क्या प्लानिंग चल रही थी। डॉक्टर शाहीन से इंटेरोगेशन के बाद एक और इंसान का नाम आता है जिसका नाम है डॉक्टर उमर मोहम्मद। लेकिन डॉक्टर उमर मोहम्मद का कुछ भी अता पता नहीं था, वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। इन सब के बीच में गुजरात पुलिस और ATS ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो भी पेशे से डॉक्टर थे और उनके पास राइसिन जैसा एक पॉइजन देखने को मिला। जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। इन्होंने अपना जो इस जगह के जो फोटो वीडियो और लोकेशंस है वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पे सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी। राइसिन पॉइजन जो है वो कैस्टर सीड से बनाया जाता है और ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर इसकी एक बूंद किसी को पिला दी जाए तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है और मौत का कारण भी नहीं पता चलेगा। और इन लोगों की जो प्लानिंग थी वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में इस पॉइजन को बनानी थी कि वो लाखों लोगों को एक साथ मार सके। या तो वो उसे पानी की टंकी में मिला देते या फिर मंदिरों में मिलने वाले जो प्रसाद है उसमें मिलाकर लाखों लोगों को मारने की प्लानिंग थी। वो तो शुक्र हो गुजरात पुलिस का और ATS का, जिन्होंने समय रहते हुए इन सब चीज़ों को देखा और इन लोगों को गिरफ्तार किया और ना ही देश को और देश के लोगों को, दोनों को, इतनी बड़ी बला से बचा लिया। अब हम बात करने वाले हैं उमर मोहम्मद के बारे में, जिसके बारे में अभी किसी को भी पता नहीं चला था, लेकिन 10 नवंबर को सुबह 7 बजे फरीदाबाद से उन्हें I-20 कार से निकलते हुए देखा और तकरीबन 8:13 पे उन्होंने बदरपुर बॉर्डर क्रॉस किया और 8:20 पर वो ओखला पेट्रोल पंप पर स्पॉट किए गए और तकरीबन 3 बजे वो लाल किले के पास स्पॉट हुए और उन्होंने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया और तकरीबन 6:24 तक वो उनकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी रही। उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी को पार्किंग से निकाला और 6:52 पर लाल किले के सामने वाली रोड पे और मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने वाले रोड पे, इन दोनों के बीच में अपनी गाड़ी को ले जाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद इतना बड़ा धमाका देखने को मिला।
और इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिला कि इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट था कि आसपास के जितने भी टेम्पो, गाड़ियाँ और रिक्शे थे और लोग थे, वो सब चीथड़े-चीथड़े उड़ गए उनके और वो सब दूर जा गिरे। लोगों का ये कहना है कि लोगों के जो मांस के टुकड़े थे वो 200 मीटर तक दूर तक जा गिरे और उन्होंने आज तक इतनी बड़ी आवाज़ कभी सुनने को नहीं मिली। बॉम्ब ब्लास्ट इतना ज़्यादा तेज़ था कि उसकी आवाज़ जो है वो 2-2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि तकरीबन 12 लोगों से ज़्यादा की मौत हो गई और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे। 7 बजे पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचती है और तकरीबन 10 बजे अमित शाह वहाँ पर पहुँचते हैं उन लोगों को देखने के लिए और वहाँ की स्थिति को देखने के लिए। इंटेरोगेशन से और पूछताछ से ये पता चला है कि इन लोगों का जो प्लान था, जो असली प्लान था और मोटिव था, वो ये था कि बाबरी मस्जिद का बदला लेना, जिसके चलते वो 6 दिसंबर को 32 अलग-अलग गाड़ियों में i-20 जैसी 32 गाड़ियों में बॉम्ब रखते और एक्सप्लोसिव करते। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, दिल्ली मॉल, बड़े-बड़े मॉल हो या फिर मंदिर हो और जहाँ पर लोग ज़्यादा हो, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो, उन जगहों पर इनका बॉम्ब ब्लास्ट करने का जो प्लान था। इन सब चीज़ों के बाद लोगों ने तरह-तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो सारी चीज़ें हुई वो मोदी ने करवाई है और अमित शाह ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने करवाई है और इसमें मोदी का फेलियर है, हमारी एजेंसीज़ का फेलियर है, जो ऐसा हमें देखने को मिला है। इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो दिल्ली, इंडिया की राजधानी में देखने को मिला। मेरा उन लोगों से बस यही सवाल है कि अगर मोदी या फिर बीजेपी गवर्नमेंट कभी ऐसा कराना चाहती, तो वो उन स्टेट में कराती जहाँ पर उनकी गवर्नमेंट नहीं है, जैसे कि तेलंगाना हुआ, कर्नाटक हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ। उन स्टेटों में क्यों जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट ऑलरेडी से ही है। और उन लोगों से मेरा एक और सवाल है कि राहुल गांधी, पप्पू गांधी जो हमेशा ये कहते हैं कि जो मोदी है वो वोट चोरी करता है और ईवीएम को हैक करके इलेक्शन जीतता है। तो अगर आखिरकार वो इतनी आसानी तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट ईवीएम हैक करके और वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रही थी, तो इतना बड़ा और इतना सब कुछ करने की उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी? और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उन लोगों से सिर्फ मेरा एक ही सवाल है कि अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो सारे आतंकवादी एक ही धर्म से क्यों बिलॉन्ग करते हैं? गूगल आज भी फ्री है। आप आज भी जाकर गूगल पर ये सर्च करें कि 1947 से लेकर 2025 तक जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं इंडिया में, उन सब में टेररिस्टों के नाम क्या है। आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार आतंकवाद का धर्म है या नहीं है। जाते जाते मैं लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि वो थोड़ी सा सावधान रहे और क्यूरियस रहे और अपने आसपास की चीज़ों से, लोगों से थोड़ी सी सावधानियां बनाए रखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जय श्री राम, बाय बाय।